रोकेंगे। इतने सालों से एक स्ट्रांग बार काउंसिल नहीं होने की वजह से ये सब हुआ सो है ना। इसलिए मेरी बार बार आज जो मैं चीख चीख के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ हमारे एडवोकेट ब्रदर से, अरे भाई कम से कम अब तो भी जागिए। और बार काउंसिल जिस तरह से अभी पिछले सालों में हम देखे कि बिल्कुल भी एडवोकेट्स का जहां तक इंटरेस्ट है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर डील करते हुआ है। लेकिन बोलते एडवोकेट को एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोलते हैं आप चढ़ाने के वास्ते बोल रहे हैं आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोल के। लेकिन जहां पे पब्लिक सर्वेंट के डिफिनेशन में आप एडवोकेट को नहीं इंक्लूड करें। एक तेलंगाना लॉयर्स अकादमी होना जैसा जुडिशियल काउंसिल के ऊपर इल्जाम भी है कि उनके पास काफी रकम है, वो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसा क्यों? तेलंगाना बार कौंसिल इंतखाबात लड़ रहे एडवोकेट एम ए मुजीब ने IND टुडे से खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि वो ये चाहते हैं कि तेलंगाना बार कौंसिल ताकतवर बने। तेलंगाना में 31 जनवरी को बार कौंसिल इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। एडवोकेट एम ए मुजीब अपने 10 एजेंडों के साथ बार कौंसिल इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने IND टुडे से खुसूसी बातचीत में कहा कि वकालत का पेशा हमेशा से मुतासर कुन रहा है, लेकिन दूसरे पेशों की तरह इस पेशे में भी महारत की ज़रूरत है। एम ए मुजीब ने कहा कि वो बार कौंसिल का इंतखाब लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि बार कौंसिल ताकतवर बने। एम ए मुजीब ने बताया कि उनके 10 एजेंडों में से एक एजेंडा ये भी है कि जुडिशियल एकेडमी की तर्ज पर तेलंगाना लॉयर्स एकेडमी कायम की जाए। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट नाफिज करने के मामले पर एम ए मुजीब का कहना था कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी बार कौंसिल के ज़िम्मे है और कई सालों से ताकतवर बार कौंसिल न होने की वजह से वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट नाफिज नहीं हो सका। उन्होंने बार कौंसिल में धांधलियों के इल्ज़ामात पर कहा कि किसी के कहने से इल्ज़ामात सच नहीं हो जाते। अगर इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होनी चाहिए और जांच की जानी चाहिए। एडवोकेट एम ए मुजीब ने तेलंगाना की वकला बरादरी से 31 जनवरी को बार कौंसिल इंतखाबात में उन्हें वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। मुजीब साहब, हमारे IND टुडे में आपका जो है खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया आपका भाई। और आप जो है काफी हाइप लेके आ रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शंस है, तो पहले ये समझाइए कि बार काउंसिल होती क्या चीज है? हर रियासत में हर स्टेट में एडवोकेट्स के लिए एक बार काउंसिल होता है जी। ये बार काउंसिल सभी बार एसोसिएशन मतलब पूरे कोर्टों में एक एक बार एसोसिएशन होता, वो सभी बार एसोसिएशन के ऊपर ये सुपरवाइजरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी ये बॉडी है जिसके फैसले फाइनल होते हैं। ये बार काउंसिल एक कोई भी लॉ पढ़ने के बाद अगर उसको बाहैसियत एडवोकेट एनरोलमेंट करना है तो वो भी बार काउंसिल ही आपको लाइसेंस देता है। बगैर बार काउंसिल में एनरोलमेंट के, बगैर बार काउंसिल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल करके आप कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये बार काउंसिल की अहमियत सबसे ज्यादा है। अब ये बार काउंसिल करता क्या क्या है? बार काउंसिल सबसे पहले तो एडवोकेट्स को एडमिट करता है, रोल पे एनरोलमेंट करता है। फिर एडवोकेट्स के लिए जाब्ता जो होता है जिसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए, मतलब वो एक एडवोकेट क्या करना चाहिए, एक एडवोकेट क्या नहीं करना चाहिए, एक एडवोकेट अपने क्लाइंट से किस तरह से डील करना चाहिए, एक एडवोकेट कोर्ट में किस तरह से पेश होना चाहिए। इस तरह की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आप कहते हैं, जो उसका कंडक्ट ज़ाब्ते अखलाक जो होते हैं ये प्रोफेशन के लिए जो एथिक्स होते हैं, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एक एडवोकेट को सोसाइटी में उसका क्या रोल होना चाहिए, तो ये सब सोसाइटी में कैसा बिहेव करना चाहिए, जजेस से कैसा बिहेव करना, ये सबके रूल से सब पूरा ये बार काउंसिल डिसाइड करता है। जी। तो अब काफी बच्चे जो है खास तौर से सोसाइटी में ये बोला जाता है कि हमारे बच्चों को खास तौर से कि वकला के पेशा अपनाओ बोलकर, तो फिर ये लोगों को हाई कोर्ट तक आने के लिए जो मशक्कत और मुश्किलात पेश आ रहे हैं, तो उसके लिए बार काउंसिल क्या करता है? ना बार काउंसिल देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, हर कोई जैसे कि कोई डॉक्टर पेशा अपनाता, कोई टीचिंग का प्रोफेशन अपनाता, कोई पायलट बनता, कोई बिजनेस करता,
ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है। इस तरह से अपना अपना एक एम होता है जो जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन पहले से जो वकालत का पेशा रहा वो एक ग्लैमरस प्रोफेशन रहा है, हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे कि दूसरे प्रोफेशन में जिस तरह की महारत की जरूरत होती है, इसी में भी महारत की जरूरत है। जी जी आपका फाउंडेशन अच्छा होना, आपकी लैंग्वेज अच्छा रहना, आपके ड्राफ्टिंग पावर्स अच्छे रहना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहना। आप जब कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो आप वो कानून के बारे में आपको अच्छा मालूम रहना। जी अगर सिर्फ शौक के तौर पर उस ग्लैमरस उसको सिचुएशन को देख के आप अगर इसके तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रोफेशन में आना बेकार है। लेकिन यहाँ पे बार काउंसिल का जो रोल है वही तो मैं करने जा रहा हूँ। अगर समझे कि भाई मैं इस वक्त ये बार काउंसिल के इलेक्शंस में मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, और बार काउंसिल जिस तरह से अभी पिछले सालों में हम देखे कि बिल्कुल भी एडवोकेट्स का जहाँ तक इंटरेस्ट है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर डील करते हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक पावरफुल बार काउंसिल होना। बार काउंसिल जैसे कि मेरे जो 10 पॉइंट एजेंडा है, 10 पॉइंट एजेंडा में मेरा ये भी एक एजेंडा है कि एक तेलंगाना लॉयर्स अकादमी होना, जैसा जुडिशियल अकादमी है जहाँ पे जजेस को ट्रेन करते हैं। भाई फैसला कर रहे हैं, मतलब हम केस लेके जाने वाले, हम पार्टी आएंगी सबसे पहले, हम पार्टी सबसे पहले लिटिगेशन का पहला स्टेप एडवोकेट है। किसी को अगर कोई तकलीफ हो गया तो डायरेक्टली कोई कोर्ट को नहीं चले आता, पहले उन्हें एडवोकेट के पास आता, एडवोकेट वो मामले को कोर्ट को लेके जाता। एक एडवोकेट एक इंपॉर्टेंट जो सो कड़ी है जुडिशरी के लिए, एडवोकेट्स के बगैर जुडिशरी कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई क्योंकि नए नए कानून आते, अब इतने अमेंडमेंट्स लेके आते, हर 8 दिन को महीने को एक नया कानून ला रहे हैं आप, तो ऐसे कानून की जो है और जो जजेस की जो क्राफ्ट है, जो आर्ट है वकालत का, उसको सिखाने के लिए आप एक तेलंगाना लॉयर्स अकादमी बनाओ बोल के मेरा जो सो मुतालिबा है। अगर मैं चुन के आया तो ये तेलंगाना लॉयर्स अकादमी को हकीकत में बदल देता हूँ। सर, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में तो जो है काफी पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें 10 पॉइंट्स है, उसमें उनकी हेल्थ सर्विसेज भी है और वो अपने वेटरन जो एडवोकेट्स है उनके ताल्लुक से भी लिखा गया है। तो इन सारे मामला तो अपनी जगह पे जूं के त्यों है साहब, मगर कुछ मामले ऐसे भी है कि बार काउंसिल के ऊपर इल्जाम भी है कि उनके पास काफी रकम है, वो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसा क्यों? देखिए, इस तरह के इल्जाम पिछले 6-7 सालों से आ रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इसमें यही है, देखिए भाई, अगर कोई अगर इल्जाम लगा रहा तो एक सही प्रोसीजर भी अपनाओ। आप फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करो, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की आप मुतालिबा करो। एक कभी भी अगर एलिगेशन आता है तो इंक्वायरी होना ना भाई, बगैर बगैर जांच के तो आप एक नतीजे में नहीं पहुंच सकते ना। आप हर छोटी चीज के ऐसे सिट डाल दे रहे हैं, हर छोटी चीज के ऐसे कमीशन डाल दे रहे हैं। बार काउंसिल में भी अगर बदउनवानिया का अगर कुछ एलिगेशंस है, हम सुन रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं भी, आवाज उठा रहे हैं भी, लेकिन उसको एक तरीके से लेके जाना पड़ेगा। तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है भाई, अगर वाकई कुछ ऐसा है तो इसकी जांच हो। और हर जगह देखा जाता है साहब कि आप इसमें एक बात भी ये लिखे कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए। अब पिछले आजादी के बाद से अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट के ज़ाब्ते अखलाक बनाए नहीं गए, तो क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा देखा जाता है कि एडवोकेट्स को घुस के मारा जाता है, मर्डर्स हो जाते हैं, कहीं कुछ बोल दिया जाता है, तो एल फेल हुआ जाता है, मगर अभी तक उसका प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया गया। हाँ फिर देखिए, आप लागू करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 एडवोकेट्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बार काउंसिल है, बार काउंसिल स्टेप्स लेगा एडवोकेट्स के प्रिविलेजेस को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बचाने के वास्ते। एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि बार काउंसिल उसकी जिम्मेदार है। लेकिन इतने सालों में देखिए, जब आप ये बोलते हैं एडवोकेट को एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोलते हैं, आप चढ़ाने के वास्ते बोल रहे हैं, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोल के, लेकिन जहां पे पब्लिक सर्वेंट के डिफिनेशन में आप एडवोकेट को नहीं इंक्लूड करें। अगर पब्लिक सर्वेंट को जो प्रोटेक्शन हासिल है, अगर आप पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में एडवोकेट को भी लेके आए, तो वो जो दफात लगते हैं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, अगर जुल्म और तशद्दुद करने के ऊपर, वही दफे लगेंगे, इस तरह के कार्रवाइयां रुकेंगे। इतने सालों से एक स्ट्रांग बार काउंसिल नहीं होने की वजह से ये सब हुआ सो है ना। इसलिए मेरी बार बार आज जो मैं चीख चीख के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, हमारे एडवोकेट ब्रदर से, अरे भाई कम से कम अब तो भी जागिए, अब तो भी कुछ ऐसे लोगों को, मुतहरिक लोगों को आप चुन के लाइए,
जो एडवोकेट्स का जो हो सो वाकई में इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बात भी क्या खुली तौर पे वाजे हो रही है, क्या बार काउंसिल अभी तक मजबूत ना होने पर कुछ पैसों के धांधलियां हुए होंगे अंदर? नहीं, देखिए धांधली है, ये एलिगेशन है, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, कोई बोलने से धांधली साबित नहीं हो जाती, इसकी जांच होना चाहिए, पहले जांच की तरफ जाइए ना। क्योंकि एक स्ट्रांग बॉडी है बार काउंसिल, तो क्या वो लोग ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, अगर कोई कंप्लेंट शिकायत करता है तो उसको दबाने के तरीके भी बार काउंसिल को मालूम है, तो क्या एडवोकेट्स उससे डरे होंगे? दबाने की बात करें, पहले कंप्लेंट करा कौन? नहीं, करने के लिए ही दबा रहे होंगे, नहीं करने के लिए। हाँ, कौन दबाएंगे, किसको क्योंकि बार दबाएंगे? काउंसिल अल्टीमेट बॉडी है ना सब। भाई तेलंगाना रियासत में 4 करोड़ आवाम है, 4 करोड़ लोगों को डराने का दम बार काउंसिल का मेंबर रखता? जी। ये बिल्कुल नहीं है ना। लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे तो हम क्या कर सकते हैं? बराबर बार काउंसिल का दरवाजा खुला हुआ है, अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जहां जाके कंप्लेंट करना करिए, जांच होना चाहिए। इसी क्योंकि अब आप बार काउंसिल में लड़ रहे हैं, आप आने के बाद आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारियां लागू होंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या ऐसे कई एडवोकेट्स हैं जिनके मुखालिफत में बार काउंसिल के पास शिकायतें पेंडिंग है, जो झूठे बात बोलकर ऑर्डर लेते हैं या पैसों की जो है हठधर्मी से पैसे लेते हैं या सताकर पैसे लेते हैं या झूठ बोलकर पैसे लेते हैं, कई वजूहत हो सकते हैं। तो उस मामले भी कई बार बार काउंसिल के सामने अभी जूं के तुम वैसी रखे हुए हैं सब, उसके ऊपर क्यों फैसला नहीं किया जाता? नहीं, गलत बात है। देखिए, कोई भी अगर कंप्लेंट बार काउंसिल को पहुंचती है तो उसकी एक्सुई 1 साल के अंदर होना चाहिए, जी। और होते भी हैं। जी। कोई मामला डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के ताल्लुक से पेंडिंग नहीं होते हैं। जी। अगर यहाँ फैसला 1 साल के अंदर नहीं होता है तो फिर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली को चले आता, वो लोग डिसाइड करेंगे। उतना आसान नहीं है उसको पेंडिंग में रखना बाज़ाब्ता। देखिए, शिकायत 2 तरीके के होते हैं, एक वो है कि भाई रंजिश सबब बनती है शिकायतें करने में, ऐसे कई कंप्लेंट्स है जहां पे जेन्युइन है, बाज़ाब्ता वकीलों के लाइसेंस मनसूख भी हुए हैं। जी। सब अब इसमें काफी ऐसा देखा गया कि बार काउंसिल के जो एडवोकेट्स जो चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, उनको जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे कई बोर्ड्स में जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो अगर इंशाल्लाह अगर आप आते हैं तो क्या वक्फ बोर्ड अगर आपको जो है नॉमिनेट किया जाएगा तो उसमें भी आप क्या चेंजेस लाएंगे, और अब तक के क्या चेंजेस नहीं हुए और क्या अभी चेंजेस लाना चाहेंगे? पहले वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन था जी। उसमें 2 मेंबर्स की गुंजाइश थी, जी। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद एक ही मेंबर शायद उसको रखा गया है। आपको ज्यादा मालूम है क्योंकि आप वक्फ के मुतहरिक है आप, इसलिए तो अब शायद एक ही मेंबर की गुंजाइश है। जी। तो वो भी स्टेट के रिकमेंडेशन के ऊपर होता है, वो एक मुस्लिम बार काउंसिल को मेंबर को रखने का। वक्फ तो मेरा इंटरेस्टेड मैटर है, मैं वक्फ में ज्यादा दिलचस्पी भी मुझको है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वक्फ बोर्ड की रहबरी के लिए बराबर मैं काम करूंगा। सब वक्फ बोर्ड के अपने एडवोकेट्स के मामले में आप इतना सब बोल रहे हैं, मगर आपके साथ जो मिलके काम करते हैं, जैसा कि पार्ट ऑफ द एडवोकेट होता है मुंशी, उनके बारे में वक्फ अपने बार काउंसिल क्या कर रहा है, अगर आप इलेक्ट होके आते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? मुंशी मतलब एडवोकेट क्लर्क की बात कर रहे हैं? एडवोकेट क्लर्क। एडवोकेट क्लर्क का तो उनका सेपरेट एसोसिएशन है। एडवोकेट क्लर्क बार काउंसिल के हिस्सा नहीं होते। जी। वो एडवोकेट्स, क्योंकि एडवोकेट्स का आधा काम तो वही करते हैं, तो करते हैं। लेकिन देखिए, मैं हूँ, उनकी फलाह बहबूद के लिए भी बार काउंसिल कुछ करेगा क्या? नहीं है, जैसा कि आप उनके अब अपने वेटरन जर्नलिस्ट नहीं है, ये बार काउंसिल सिर्फ एडवोकेट्स के लिए है जी। एडवोकेट क्लर्क्स के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो अब ये जो नए बर्डिंग जो अपने जो एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए आप बोल रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना है, सिंपोजियम होना है, तो ये किस किस्म से होंगे और क्या लेवल तक करेंगे सर? क्योंकि नलसर ऑलरेडी कर रहा है ये चीजें। तो अभी जो एडवोकेट्स, प्रोफेशनल एडवोकेट, जैसा अभी आप बोले कि आप एडवोकेट एक प्राइम आदमी रहता है, मगर जजमेंट आने के बाद जज का नाम ज्यादा हो जाता है। नालसर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जी, जहाँ पे कोई भी जाके एडमिशन ले सकता, पढ़ सकता। जी। मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ जो अकाडमी में ही जो सो मुमकिन है। जी, जैसा कि एडवोकेट लॉ अब जो बोले आप, जो एडवोकेट बनने के बाद आने वाले नए नए कानून और लॉ के टेक्निक्स के बारे में उनको वक्तन फौक्तन कोर्सेस कंडक्ट करते हुए उनको एक अच्छा एडवोकेट बनाने के लिए वो रोल लॉयर्स अकादमी करेंगे। अब इसमें क्या एडवोकेट्स में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मामला भी है? नहीं, ऐसा देखिए, मैं नहीं देखता। एडवोकेट है। एडवोकेट अगर समझे कि भाई एडवोकेट एक काज के लिए काम करता,
वो काज के लिए उन्हें अपनी जो भी महारत है वो लगा देता। जिसके साथ नाइंसाफी हो रही उसके साथ एडवोकेट हेड था। एडवोकेट्स के पास ऐसा कोई तफरीक नहीं था। नॉर्मली अब इसमें कितने जो है माइनॉरिटी के लोग वोट डालने वाले इसमें देखिए टोटल 35 to 37,000 के बीच में पूरे वोटर्स हैं जो एडवोकेट्स है। इसमें 3,400 मुस्लिम एडवोकेट्स हैं। तो अभी वो लोग हिस्सा लेंगे इसमें। मैं भी हिस्सा, हाँ, मेरी अदबन अपील है सभी हमारे तेलंगाना के एडवोकेट ब्रादरान से, एडवोकेट ब्रादरी से, कि इस बार तेलंगाना बार काउंसिल इलेक्शन में मैं बहैसियत मेंबर कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा सीरियल नंबर 90 है। बैलेट पेपर पर मेरा नाम मुजीब ये दिखेगा। आप मेरे सीरियल नंबर 90 के पास मेरे नाम के बाद वो NE1 लिखते हुए मुझको फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट देकर मुझको कामयाब करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।